अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न फिजिक्स एक ज़ाहिर है दो फिजिक्स हमारे पास, एक ओल्ड फिजिक्स है जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और एक हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये हमारे पास दो फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में ही सारा कुछ आ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, लेजर फिजिक्स, सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो यानी कि इस बुक का मैंने या इस टॉपिक का चूज करने का मकसद ये था कि जो हम सारी जो फिजिक्स है ना उसका थोड़े थोड़े कंसेप्ट का ओवरव्यू ले लें। तो सबसे पहले हम रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई बता सकता है कि रिलेटिविटी क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? चैट बॉक्स में बताया कि वॉइस मैसेज रहने दें, क्योंकि चैट में ये होता है वो वॉइस में जो है वो डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो सारे चैट बॉक्स में बताएं रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। दिन टाइम ना नेटवर्क ठीक रहता है, वो दोपहर टाइम ना उस पर नेटवर्क डाउन हो जाता है। आजकल मौसम भी खराब है, इस वजह से ना वो फिर लाइट का भी इशू होता है। और शहनाज ने लिखा है E = mc²। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ फिजिक्स को डिफाइन करें मैथमेटिकली, कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करें, कौन करेगा? फिजिक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करें एक क्वेश्चन से। तशबीह चौधरी ने लिखा E = mc²। बिल्कुल ठीक है। E = mc² जो है ना, ये फिजिक्स को डिफाइन करती है। फिजिक्स किन दो चीजों की स्टडी है? मैटर और एनर्जी। क्या मैटर और एनर्जी दो डिफरेंट चीजें हैं? क्योंकि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी। तो मेरा सवाल ये है, क्या मैटर और एनर्जी क्या दोनों डिफरेंट चीजें हैं? हाँ या ना में बताएं कि मैटर और एनर्जी क्या डिफरेंट चीजें हैं। अगर डिफरेंट चीजें हैं तो यस, अगर डिफरेंट चीजें नहीं है तो नो। यस डिफरेंट है, नहीं। मैटर एंड एनर्जी डिफरेंट चीजें नहीं है। मैटर एंड एनर्जी एक ही चीज के दो पहलू हैं। ठीक है। आप ये कंसेप्ट अपना ठीक कर लें कि मैटर और एनर्जी सेम चीजें, एक चीज के, जिस तरह कहते हैं ना एक सिक्के के दो रुख हैं, इसी तरह मैटर और एनर्जी एक ही पहलू के दो रुख हैं। ठीक है। अगर मैटर होगा तो मैटर को फिर हम एनर्जी, जब मैटर गायब होता है तो उसकी जगह पर एनर्जी आ जाती है, जब एनर्जी डिसअपीयर होती है उसकी जगह पर मैटर आ जाता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने ठीक कर लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जी फिजिक्स को मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं। तो वो E = mc², ये फिजिक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो दूसरा कंसेप्ट हमने ठीक किया कि मैटर और एनर्जी सेम चीजें हैं, एक ही पहलू के दो रुख हैं। तो अब E = mc² का मतलब क्या है? E = mc² का मतलब क्या है? किस चीज के एग्जाम्पल तशबीह आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं फिजिकल मीनिंग पूछ रहा हूँ, mc² का फिजिकल मीनिंग क्या है? इट मीन्स मैथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अच्छा, वाकया महराज को कौन सी ये चीज एक्सप्लेन करती है? ये इंटरव्यू में पूछा था, अभी जो 2022 के इंटरव्यू हुए हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन प्रोफेसर ने पूछा था कि वाकया महराज को क्या चीज एक्सप्लेन करती है फिजिक्स में? टाइम डायलेशन। मुझे फिजिकल मीनिंग बता दे, E = mc² का फिजिकल मीनिंग क्या है?
E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग क्या है? मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैथ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेटिविटी कनेक्ट स्पेस एंड टाइम। स्पेस क्या चीज होती है? स्पेस क्या चीज होती है? थ्री डायमेंशनल रीजन। मैं वो फिर डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि स्पेस कब बनती है, क्या चीज होती है स्पेस? स्पेस का मतलब है जहाँ बिल्कुल खाली चीज है, जिसमें से आप हवा भी निकाल दे तो वो हमारे पास स्पेस बन जाती है। तो सन पे आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से वो ब्लास्ट हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इतने स्ट्रॉन्ग धमाके हैं, इतनी उनकी आवाज़ है, लेकिन वो हमारे ज़मीन तक क्यों नहीं पहुंच रही? इसका आंसर करें कि सन पर इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, इतने जोरदार धमाके हो रहे हैं, लेकिन धमाकों की आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचती। ऐसी क्या रीज़न है क्यों वो आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचती? मीडियम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सन और ज़मीन के दरमियान स्पेस बनाया है, तो आवाज़ को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जब स्पेस हो अगर उसमें से आवाज़ पास हो नहीं कर सकती। मेरा आपको मशवरा यही है कि गूगल से कोई बंदा ना करे, आप खुद ही जो आपके माइंड में कंसेप्ट आता है वो ही लिखें, गूगल को छोड़ दें, क्योंकि जब आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से तब आप ज़्यादा सीखती हैं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर गूगल से करेंगे तो वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपको चीज़ें याद रहती है, मुश्किल वर्डिंग होती है, और आपको कंसेप्ट भी नहीं होता। तो जो भी गलत में चाहे हो चाहे सही हो तो वो खुद ही लिखा करें, ठीक हो गया। तो जो रिलेटिविटी थ्योरी है इसने स्पेस और टाइम को ये कनेक्ट करती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम चार कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, और चौथा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? टाइम का, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां पर आप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे रूम में हूँ, तो रूम में बैठ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो ये रूम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। यानी जिस चीज पे बैठकर आप जहां पर आप बैठे होते हैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह की होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक्सेलेरेशन जीरो होता है। अब एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा? जब वो फ्रेम रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है। तो तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन। कोई एक ऐसा फ्रेम नहीं है जिसको हम बेस बना के बाकी सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी बेस पे बनाएं। यानी कि हर एक फ्रेम रेफरेंस डिफरेंट है। कोई स्टैंडर्ड हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसको बुनियाद बना के या जिसके रेफरेंस हम बाकी चीजों को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए जो मोशन है वो हमारी एब्सोल्यूट मोशन नहीं होती, वो हमारी रिलेटिव मोशन होती है। टाइम भी रिलेटिव होता है और मोशन भी रिलेटिव होती है। इज अर्थ इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम नहीं होता, लेकिन हम इसको इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं। अर्थ क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना, तो जो भी चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है ज्यादा उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा।
तो इन रियलिटी जो है ना अर्थ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, लेकिन हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि टीचर आपको कहता है कि हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, हम इस चीज को नेग्लिजिबल कर लेते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेशन कब यूज करते हैं फिजिक्स में? क्या हर जगह हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं? और चीजों को हम जो कहते हैं कि इस चीज को इग्नोर कर दो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है कि जी एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी तो एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो हमने ये पढ़ने के लिए तो एक्सप्रेशन बनाते नहीं है, बल्कि इनको अप्लाई करने के लिए बनाते हैं। तो फिर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट क्यों करते हैं, हालांकि इन प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी जमीन में हर जगह हवा मौजूद है। तो फिर हम क्यों ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं? और हम अप्रोक्सीमेशन कब यूज करते हैं? जैसे अभी आसफ कह रहा है कि नो वॉइस, आपको भी वॉइस नहीं आ रही बाकियों को। क्लोज वैल्यू हो तब अप्रोक्सीमेट, क्या मतलब क्लोज वैल्यू हो? क्लोज वैल्यू का क्या मतलब है? आप नूर, आपकी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं खुद ही बता देता हूँ। आप फिजिक्स में जब चीजों को इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया। एयर रेजिस्टेंस को हमने क्यों इग्नोर किया? क्योंकि ये जब हम किसी टर्म को इग्नोर करते हैं तो उसके इग्नोर करने से उसके आंसर पे कोई फर्क, मेजर फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.0009 को आप इग्नोर करती हो तो आंसर पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो 100% एप्लीकेबल, वो करेक्ट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसमें 99.999% तो वो ठीक होगा, 0.001% उसमें एरर जरूर होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको इग्नोर इसलिए करते हैं, एक तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और उसके इग्नोर करने से हमारा जो आंसर है उस पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैथ में हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे आंसर को कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरह जो अर्थ है, अर्थ वैसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो जब जो भी चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो अर्थ की स्पीड है वो स्लो होती है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी इतनी कम होती है कि हम कह देते हैं कि ये अर्थ हमारा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन रियलिटी अर्थ हमारा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन इतना कम प्रोड्यूस होता है कि हम कह देते हैं कि जी ये हमारा इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि जब हम उसको इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस आसान होगी, और वो जो रिजल्ट है जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई मेजर ब्लंडर नहीं होगा, वो रिजल्ट रियलिटी के करीब करीब होंगे। इसलिए हम अर्थ को इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो तरह की होती है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये 1905, ये डेट्स भी पूछते हैं इंटरव्यू में, पूछी गई हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर उसने कब पब्लिश किया? 1905 में। तो इसमें वो किसको डील करता है? नेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करता है। फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या करता है, जिससे न्यूटन का लॉ था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन ने कहा था कि जो मैस है हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को उसने मजीद मॉडिफाई किया। उसने कहा कि जो ग्रेविटी है ना, वो इन रियलिटी क्या चीज है। उसने कहा कि जो ग्रेविटी होती है ना, ये स्पेस टाइम में कर्वेचर होता है, कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्पेस टाइम है, तो उसमें ये जो कर्वेचर होता है वो ग्रेविटी होती है। अब यहाँ पर ये स्पेस टाइम था, तो इसमें ये सन पड़ा है, क्योंकि सन का जो मैस है वो मैसिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसमें स्पेस टाइम में ये बहुत बड़ा वो खड्डा बना देगा। तो जो बाकी फिर जो चीजें उस खड्डे की तरफ और वो गिरती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इन रियलिटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है? स्पेस टाइम कर्व्ड होती है। जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ है
और ये पब्लिश उसने किया था 1960 में, तो डेट्स भी आपने याद रखनी है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटी एंड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हमने जरा यही है कि स्पेस टाइम में जिसका मैस ज्यादा होगा वो ज्यादा वो कर्वेचर डालेगा, और जिसका मैस कम होगा वो कम कर्वेचर डालेगा। न्यूटन ने भी यही कहा था कि जो मैसिव बॉडीज होती हैं उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो जिनके मैस कम होती है उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती है। इसी तरह जब अगर बड़ा खड्डा पड़ेगा जैसे यहाँ पर पड़ा है तो ये ज्यादा चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर छोटा सा खड्डा पड़ा हो इस तरह को तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, वीक होगी। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है। ज़ाहिर सन जो है कई करोड़ अरब जमीनों को मिला दिया जाए तब जाकर एक सन बनता है। तो ज़ाहिर सन का कर्वेचर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ जो है सन के मुकाबले में एक आप कह सकते हैं कि रेत का दाना है, और अर्थ जो है वो पूरा सहरा, सन जो है पूरा सहरा है, और जो अर्थ है वो बहुत वो एक रेत का जर्रा है। यानी कि इतनी छोटी हमारी अर्थ सन से, सन बहुत बड़ा है। तो उसने क्या किया था, जियोमेट्रिकल, यही तो है कि उसका मैथ की वजह से वो बनती है कि ये जो स्पेस टाइम है ना, कि जब वो जो भी बॉडी जो भी प्लेनेट है उसका जितना मैस होगा, तो अब जिस तरह कहते हैं ना जो स्पॉन्ज होता है जिससे आप व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, उस स्पॉन्ज में आप कोई अगर बारी चीज रख दे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें खड्डा पड़ जाएगा। स्पेस टाइम में कोई चीज होती कोई नहीं है, वो खाली चीज होती है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते उसका कोई वजूद है। इस तरह वो मैटर से खाली होती है, उससे जब आप उसमें से कोई चीज रखेंगे उसमें कर्वेचर पड़ जाएगा, और उसको वो हम कहते हैं कि ये हमारा वो ये ग्रेविटी के ग्रेविटेशन फोर्स को इसमें जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि इन रियलिटी जो है स्पेस वो मैटर से तो आजाद होता है, तो यानी कि उसका कोई फिजिकल वजूद उसका नहीं होता। फिर आपको बता दूं कि आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट का यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेज है। तो मेरा आपसे सवाल है कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मूव करें लेट्स सपोज, तो क्या हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्स में सबसे तेज है, सबसे जो फास्टेस्ट स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो क्या हम इस पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? नो, टाइम विल बी स्लो। टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो ज्यादा लेंथ कंट्रैक्शन होगी। इस बात को छोड़ देना कि मोमेंटम इनफाइनाइट होगा, जो होगा वो तो पता इम्पॉसिबल है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट एक हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, सपोज करते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो जब हमने स्पीड ऑफ लाइट से मूव किया तो क्या हम इस यूनिवर्स को पूरा घूम लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज। तशबीह ने कहा नो, क्यों नहीं कर सकते एक्सप्लोर, यूनिवर्स की सबसे तेज तरीन चीज है, लेंथ कंट्रैक्शन भी हो जाएगी। कलसूम ने बोला यस। टाइम का तो यहाँ पे बात ही नहीं ना हो रही। टाइम का जब आप मूव करते हो टाइम क्या आपको इशू करेगा? आपका तो सारा कंसर्न लेंथ से है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हैं और कार चला रहे हैं, तो अगर रोड की लेंथ छोटी होगी तब आप जल्दी पहुंचेंगे, या रोड की लेंथ बड़ी होगी तब जल्दी पहुंचेंगे? टाइम का तो ट्रैवलिंग इशू ही नहीं होता। टाइम चाहे जितना मर्जी हो जाए, हमारा तो जो ट्रैवलिंग इशू होता है वो लेंथ का होता है। तो जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो लेंथ जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी। यूनिवर्स इज सो मच ग्रेटर, यूनिवर्स डेली एक्सपैंड। तो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब इसको भी छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रही, फिर क्या कर सकती हैं? यानी कि आप इस बात को भी छोड़ दें कि बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रही, तो फिर भी क्या हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्योंकि अब मैं कोई एक हिंट आपको ये भी बता रहा हूँ ना कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो लेंथ कंट्रैक्ट होती है, लेंथ कंट्रैक्शन होती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर है कि हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। गो की स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर, आपने पढ़ा होगा, आपने किसी ने ना साइंटिफिक फिजिक्स वाला आंसर नहीं दिया।
आप ये तो कह सकते, आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर एक जो स्टार है, वही सारी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि आपने किसी ने भी फिजिक्स वाला आंसर नहीं दिया। फिजिक्स वाला आंसर आप ये दे सकते थे कि एक स्टार है, एक और एक ये स्टार है। इन दो स्टार्स के दरमियान आपने पढ़ा होगा कई बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स डिस्टेंस होता है, कि स्टार्स के दरमियान कई खरब लाइट ईयर्स डिस्टेंस होता है। तो यानी कि फिर आपने एक स्टार से यहाँ पर स्टार पे जाना है, तो आपको एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए आपको खरब लाइट ईयर्स ट्रेवल करना पड़ेगा। तो फिर जाहिर है कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टार्स है वो अनकाउंटेबल है। इसका आप सिंपल ये कह लें कि जितने इस अर्थ पे प्लांट्स पौधे हैं, उतने आप कह सकते हैं कि हमारी जो आपको आसमान पे नजर आती हैं, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में उतने स्टार्स हैं। तो आप तो पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हो, स्टार्स के बीच जो डिस्टेंस है वो खरबों लाइट ईयर्स होता है। तो एक स्टार से दूसरे स्टार तक पहुंचने के लिए आपको खरबों लाइट ईयर्स लग जाएंगे, तो फिर आप कैसे पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो अगर यूनिवर्स एक्सपैंड ना भी कर रही हो तब भी हम यूनि स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मूव करें भी, तब भी हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब अगला सवाल है, क्या स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा कोई चीज फास्ट है? मैं ये नहीं पूछ रहा मूव कर सकती है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा कोई चीज मूव फास्ट कोई चीज है? ये मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, वो एक कोई गॉड पार्टिकल है या है फोटोन है, वो फास्ट मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं सकता स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। अगर मैथ जो है वो ज्यादा पार्टिकल है ना, तो उसका मैथ तो होगा चाहे थोड़ा हो या जितना भी हो। तो पार्टिकल जो है, ये बात आप याद रखिए कि जो मैटर है ना, उसका चाहे मैथ जितना भी कम हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव नहीं कर सकता फास्ट। क्योंकि जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करेगा, तब उसका मैथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मैथ डायलेशन होती है। तो उस समय इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपसे आप एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है। ये हम जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का मैथ 9 पॉइंट, अब मुझे इलेक्ट्रॉन का मैथ कितना होता है? 9.31 होता है ना, और इंटू 10⁻⁻31 या कितना होता है? अब मुझे इलेक्ट्रॉन का मैथ कितना होता है? 10⁻31 ही होता है। 9.31 होता है, 9.31 ही होता है ना? चलें ठीक है। अच्छा, ये जो मैथ है ये कौन सा मैथ इलेक्ट्रॉन का जो हम पढ़ते हैं 9.31 - 31, तो ये इलेक्ट्रॉन का कौन सा मैथ है? किलोग्राम में पूछ रहा हूँ। ये जो हम मैथ पढ़ते हैं 9.31 × 10⁻⁻31, तो ये इलेक्ट्रॉन का कौन सा मैथ है? -31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का कौन सा मैथ है? ग्राम किलोग्राम को छोड़े, मैं आपको कंसेप्ट भी लाना चाह रहा हूँ। आप ग्राम किलोग्राम में पढ़ गए हो। आप ये बताओ कि ये कौन सा मैथ है, चाहे ग्राम हो या किलोग्राम हो, रेस्ट मैथ। इफ्तिखार ने बोला रेस्ट में, बाकी भी बताएं। 9.1 होता है इंटू 10⁻⁻31। ठीक हो गया। ये मैथ कौन सा है इलेक्ट्रॉन का, ये जो हम पढ़ते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन का रियल मैथ है?
9.1 इंटू 10⁻⁻31 क्या इलेक्ट्रॉन का रियल मास है? क्या ये मास इलेक्ट्रॉन का रियल मास है? शहनाज ने बोला ये रियल मास है। बाकी और बताएं, क्या ये इलेक्ट्रॉन का रियल मास है? नहीं, रियल नहीं है, नूर ने बोला। 3 अभी तक हमारे पास आई हैं। इफ्तिखार, आप ही बताओ ये रियल मास है या नहीं? कलसोम ने बोला ये रियल मास है। मिनाल ने कहा नहीं, दो दो वोट हैं, 2 रियल की हैं और 2 कहती हैं कि रियल नहीं है। अगर रियल नहीं है तो फिर रियल मास कौन सा इलेक्ट्रॉन का? जो कह रही हैं रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, मैं रेस्ट मास नहीं, आप इस पे बताओ इलेक्ट्रॉन का रियल मास है या नहीं, ये बस बता दो, वो छोड़ दें। जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये मास रियल नहीं है, तो वो रियल मास इलेक्ट्रॉन का क्या है? जो हजरात कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का रियल मास नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का फिर रियल मास है क्या? तशबीह ने कहा इलेक्ट्रॉन का रियल मास है 0.0075। ये कहाँ से पढ़ा है और ये किसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन का रियल मास है? ये माइक किसका ओपन है? मिनाल ने कहा अनडिफाइंड है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास, रियल मास अनडिफाइंड है। जो आप कहती है ना 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये तो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्व करता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी कितनी होती है 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड होती है 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच कर रही होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास आ जाएगा, तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो रियल मास है वो अनडिफाइंड है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आते हैं। ठीक हो गया? फिर आप आगे जनरल थ्योरी का हो गया। पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या है, तो ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में सेम है। वो स्पीड ऑफ लाइट जो वो रिलेटिव नहीं है, वो बल्कि एब्सोल्यूट है, वो हर फ्रेम में सेम है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी। तो आपने स्पीड ऑफ लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि वो पूरी 3 नहीं होती, बल्कि 29 आगे समथिंग होते, वो आपने उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो आपने याद करनी है। और ये आपने बात याद रखनी है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है 10⁸ ये वैक्यूम में होती है, ठीक है। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है तो उसमें फिर स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा होगा कि जब लाइट ग्लास में एंटर होती है तब उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी जो स्पीड है वो कम होती है। ये पेपर में MCQ आया हुआ है। तो इसको मैं याद रखने का आपको आसान सा टोटका बताता हूं कि हम जा रहे हैं रेयर से वो डेंसर में, ठीक है। रेयर होता है पतला, इसको आप इस तरह याद रख लो, इसका मतलब होता है पतला, और जो डेंसर होता है उसका मतलब होता है गाढ़ा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले, पतली चीज से मूव करना आसान है या गाढ़ी चीज से मूव करना आसान है। और डेंसर का मतलब क्या होता है, वो होता है गाढ़ा। तो गाढ़ी चीज में मूव करना मुश्किल होता है, तो इसलिए जब भी वो डेंसर से
रेयर से डेंजर में आएगी तो वो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब डेंजर से रियल में जाए, रेयर में जाएगी, तो गाढ़े से वो पतले की तरफ जा रही है, तो तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है कि जब एक लाइट रेयर से डेंजर मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी चेंज होती है, या डेंजर से रेयर मीडियम में जाती है तब ज्यादा फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, या रेयर से डेंजर में चेंज होती है। दोबारा मैं बता दूं कि रेयर से डेंजर में फ्रिक्वेंसी ज्यादा चेंज होती है या डेंजर से रेयर में ज्यादा फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। दोनों केसेस में किस मोशन केस में फ्रिक्वेंसी ज्यादा चेंज होगी? चार मिनट रह गए, तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इफ्तिखार ने कहा नो चेंज, चेंज क्यों नहीं होती? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा नहीं पढ़ा होगा हमने, तो v चेंज हो रहा है, लैम्डा भी चेंज हो रहा है, तो अब v चेंज हुआ है तो v और f का डायरेक्टली रिलेशनशिप ना होगा, चेंज तो होना चाहिए। मीडियम डिपेंडेंट, शुएब ने कहा है कि ये मीडियम डिपेंडेंट होते, तो वही तो बता रहा हूँ कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो जो ये फिर रिलेशनशिप कहाँ पे गया, जो हमें कह रहा है कि वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका फिर हम रिलेशनशिप क्या करेंगे? क्या ये रिलेशनशिप गलत है? ओरिजिन या सोर्स डिपेंडेंट, तो ये इस रिलेशनशिप का क्या करे? आप तो कह रहे हैं कि डिपेंड ही नहीं करती, तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जब बी इंक्रीज हो रहा है, जैसे डेंजर से रेयर में जाएगा तो बी इंक्रीज होगा ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा क्यों है? फिर इस फार्मूले को हम फिर कहाँ पे लेके जाएं? क्या ये फार्मूला गलत है? आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप सिंपल ही आंसर दे दो, तो आगे बहुत सारी टीचर ऐसे भी होती हैं वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों है, तो आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। या आपने एमसीक्यू वगैरह में भी, या वेवलेंथ चेंजेस पूरा बताएं ना कि क्या ये कैसे ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा मैं खुद ही बता देता हूँ, 2 मिनट्स रह गए हैं। As wave travel into denser medium, they slow down and wavelength decreases. Part of wave travel faster for, I think आपने गूगल किया, मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट में बोला है कि गूगल आप ना करें, वेवलेंथ चेंज हो जाती है उस हिसाब से और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये देखें ना कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो साथ में जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वेवलेंथ में भी उतना चेंज आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एफ है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एफ हमारा क्या होता है? एफ हमारा आ जाता है वी ओवर लैम्डा। अगर वी ओवर लैम्डा का आंसर वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, वो आंसर चेंज नहीं होगा पर्टिकुलर केस के लिए। तो मतलब अगर रेड लाइट की आप बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो ये लाइनें कौन लगा रहा है? बच्चों जैसी हरकत। जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ही लैम्डा में भी चेंज आएगा, तो इसका फिर आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स डिपेंडेंट होती है, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ ये मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। चलिए लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।